सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी ने हाल ही में एक ऐसी धमकी दी थी जिससे पूरे देश में सनसनी मच गई थी। उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर के नाम का जहर खाएंगी। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था, लेकिन अब आज हम अगर उस पोस्ट को देखें तो वह पोस्ट उनके सोशल मीडिया अकाउंट से नजर नहीं आ रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उस पोस्ट पर ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया आ गई। 20 लाख करीब लोगों ने उस पोस्ट को देखा था और तमाम अलग अलग चैनलों के माध्यम से खबरें सुनी तो मामला पूरे देश भर में चर्चित हो गया कि एक सांसद का नाम लेकर जहर खाने जा रही एक महिला। तो लोग इस मामले को जानने लगे, लेकिन जिस तरीके से अब रोहिणी घावरी ने वह पोस्ट डिलीट करा है या प्राइवेट करा है, यह भी एक सवाल उठा रहा है। बात यहीं तक नहीं रुकती, परिवारजन भी रोहिणी घावरी के सामने आए, क्योंकि हर किसी को इसी बात का इंतजार था कि परिवार का क्या रुख रहेगा। परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहेगा कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कोई ठोस कदम उठा ले जिससे उसकी जान पर बात बनाए, चाहे कितनी भी बुरे हालात हों। लेकिन अब रोहिणी घावरी के माता पिता ने साफ कहा है कि सामूहिक आत्महत्या करेंगे। ये सुनकर तो और भी ज्यादा हैरानी हो रही है कि जहां अपनी बेटी को रोकने की बात करनी चाहिए थी, वहां सामूहिक आत्महत्या की बात कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? दरअसल उनकी माता पिता ही कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम पुलिस के पास गए तो पहले मेरी बेटी ने कहा कि मेरे को भेजा और मैं गया दिल्ली कमिश्नर के पास। वहां पर मैं एफआईआर दर्ज कराने गया तो उन्होंने कहा कि जो इस मामले में पीड़िता है यानी रोहिणी घावरी, उनको भेजिए। रोहिणी घावरी खुद स्विट्जरलैंड से आई, एफआईआर दर्ज करवाने गई, फिर उनकी भी नहीं सुनी गई। फिर जितने दिन का वीजा रहा होगा उसके बाद उनको स्विट्जरलैंड वापस जाना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद की तमाम वीडियोस फोटोज उन्होंने पोस्ट की और उसके बाद सबने यह कहा कि चाहे इस केस में कुछ भी हो, लेकिन चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि पर नुकसान हो रहा है। इसी मामले को जानते हैं, हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, आप इस मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? रोहिणी घावरी ने क्या पोस्ट डिलीट करा है, प्राइवेट करा है, क्या मामला बनना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लगातार रोहिणी घावरी के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पोस्ट किया था उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया। क्योंकि इतनी लिखी पढ़ी होने के बावजूद भी, पीएचडी करने के बावजूद भी, स्विट्जरलैंड में रहकर तमाम तरह के कार्य करने के बावजूद भी अगर वो इस तरह की बात करती हैं तो क्या उनके मन में कोई हताशा है? क्या उनको किसी बात का डर है? क्या उनको इस बात की कहीं ना कहीं अब उम्मीद टूटती हुई दिखाई पड़ती है? जो लड़ाई लड़ने की वो बात कर रही थी कि भाई मैं ये लड़ाई पूरी हिम्मत से लड़ूंगी, पुरजोर तरीके से लड़ूंगी, और यहाँ पर जब वो भारत आती हैं बाकायदा पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। कल भी हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो बात वो कह रही थी, क्या उसके बिना पर कोई भी साक्ष्य उनके पास में नहीं था? क्योंकि जो वो पोस्ट डाल रही हैं लगातार सोशल मीडिया पे, ये कोई साक्ष्य नहीं बनता है। क्योंकि जो गंभीरता के साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं वो गंभीरता वाले आरोपों के क्या कोई साक्ष्य उनके पास हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। तो क्या पुलिस इन बातों से मुतमईन नहीं हो पा रही है? और यहाँ पर जिस तरह से पोस्ट उन्होंने की, जाहिर बात है कि देखिए बड़ी हिम्मती लड़की हैं, दलित समुदाय से निकली हैं, पीएचडी करके इतने बड़ी जगह पर वो कार्य कर रही हैं, तो ये भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आ जाता है जब चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर वो ये बात कहती हैं कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया है। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो मेरे साथ रिलेशन में रहे, मुझे कुछ बताया नहीं गया। ये तमाम तरह की बातें वो करती हुई नजर आ रही थी। अभी भी जब चंद्रशेखर आज़ाद के बेटे का बर्थडे था, उसके ठीक एक दिन बाद उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा और तमाम तरह के अपशब्द भी उन्होंने यूज़ किए कि तू अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है, लेकिन मुझे तूने बर्बाद कर दिया। और यहीं पर वो लिखती हैं कि अब मैं तेरे नाम का जहर पीऊंगी। इस तरह की बातें वो करती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को शायद अपने सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उससे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद, जबकि हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे पर वो मुखर होकर बोलते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं बहुत ही तेज तरार पने के साथ में रखते हुए नजर आते हैं, चाहे पीएम मोदी के बारे में बोल रहा हूँ, सीएम योगी के बारे में बोल रहा हूँ या कोई भी मुद्दे के ऊपर बोल रहा हूँ, बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी बातों को दीपक रखते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे के ऊपर वो खामोश हैं। तो आखिर उनको भी सामने आकर एक बार तो जरूर इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि लगातार आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और आरोप लगने का मतलब है कि उनकी छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक जानकारी देना चाहेंगे कि रोहिणी की मां 1988 बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी और पिता शिव घावरी कांग्रेस के साथ हैं। वाल्मीकि समाज से जुड़े और समाज सेवा का काम भी करते हैं। मां और पिता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। चंद्रशेखर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम पीएम से शिकायत कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस से भी खुद जाकर मिल चुके हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। यदि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो हमारा परिवार संसद भवन के सामने जाकर आत्महत्या कर लेगा। ये बयान उनका सामने आया और रोहिणी घावरी के पिता
शिव घावरी ने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जुलाई में मिला। उन्होंने कहा कि बेटी को खुद आना पड़ेगा। बेटी 8 अगस्त को स्विट्जरलैंड से आई और हम पुलिस कमिश्नर से मिले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए सर, पुलिस की भी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं बार बार और चंद्रशेखर तो साफ कह रहे हैं कि मामला कानूनी बनेगा तो मैं कोर्ट में इसका जवाब देना जरूरी समझूंगा। ऐसे महिलाओं के सम्मान की बात आती है और अपर्णा यादव ने भी तब बयान दिया था कि अगर महिला आयोग के मामले में आता है, संज्ञान में आता है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। तो पुलिस की यहाँ पर आप किस नजरिए से देख रहे हैं, यहाँ पर एक्शन होना चाहिए था? देखिए बिल्कुल दीपक, और पुलिस ने भी लगातार जिस तरह से बातचीत भी की है, उनके पिता से भी बातचीत की है, रोहिणी घावरी से भी बातचीत की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो बात रोहिणी घावरी कह रही हैं, क्या उस बातों को लेकर जो साक्ष्य या जो मजबूत एक तथ्य होने चाहिए, क्या उनके पास वो नदारद हैं? क्योंकि देखिए इमोशन लेवल पे तमाम चीज़ें हम भी समझ रहे हैं, तमाम दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हो, पुलिस पे जाते हो, तो किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए आपको साक्ष्य भी होना चाहिए। तो ये क्या उसमें मामला आता है? क्योंकि देखिए रोहिणी घावरी जब देश पहुंची तब ये उम्मीद लग रही थी कि वो ज़रूर इस मामले को बहुत ऊंचा करेंगी, बहुत बुलंद करेंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग भी उनका सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन जितने दिन वो इंडिया में रही, ऐसा लगा नहीं कि कोई लोग उनके समर्थन में निकलकर सामने आए या कहीं भी कोई बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिला। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जब वो स्विट्जरलैंड पहुंच गई हैं और वहां से जब इस तरह की बातें कह रही हैं, तो जाहिर बात है कि देश में रहकर उनको अपने मुद्दे को बड़े स्तर पर रखना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। आपको याद होगा कि जब महिला पहलवानों को लेकर भी जब एफआईआर नहीं हो रही थी और उन्होंने जंतर मंतर पर पूरी तरह से मुस्तैद होकर अपनी बात को रखा और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और आखिर में दिल्ली पुलिस को मजबूर होना पड़ा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर रोहिणी घावरी और उनके पिता पुलिस से जरूर मिले और मिलकर तमाम सारी बातें कही, लेकिन अगर पुलिस उनकी नहीं सुन रही थी तो जाहिर बात है कि एक विरोध का भी तरीका होता है, एक अनशन का भी तरीका होता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किए जा रहे हैं कि हम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है और ये कोई इस तरह की बात को कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको अगर कोई भी पीड़ा हुई है, कोई भी आपको अगर धोखा मिला है, तो जाहिर बात है कि आपको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपने देखा कि बहुत सारे मामले जब हम देखते हैं कि उसमें सालों साल तक लोग संघर्ष करते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी मांगों को माना जाए। आप जंतर मंतर पहुंचते जब देखते हैं, वहां पर जाकर के लोग सालों से बैठे हुए रहते हैं, लेकिन उनकी ये अडिग कह सकते मांग होती है कि जो मामला है उसके ऊपर सरकार जो है प्रकाश डाले और आखिर में सरकार को बाध्य होना पड़ता है। और यहाँ पर जिस तरह से सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बातें कही जा रही हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा तर्क संगत नहीं है, क्योंकि कोई भी फैसला होगा वो आखिर में कोर्ट को ही करना होगा। देखिए सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से ये मामला उजागर हुआ, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर रोहिणी घावरी चाहती क्या है, क्योंकि वो चाह रही कि सजा दिलाए चंद्रशेखर को, लेकिन सजा किस मामले में? जिस रिश्ते में वह थी उसमें उनकी भी रजा मंजूरी थी और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि चंद्रशेखर शादीशुदा है, शादी का कहीं ना कहीं उन्हें झांसा दे रखा था, तो मामला क्या बनना? देखिए बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात आपने कही है दीपक, क्योंकि अगर हम बहुत से लोगों के पोस्ट पढ़ें तो तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई ये सहमति का मामला है, अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है तो वो बहुत आपका निजी मामला है। ऐसे में आप जिस तरह की बातें कर रहे हो, जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हो, वो उजागर नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं तमाम सारे वीडियो किस तरह से उनके सामने आ रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं उनको एक गिलास पकड़े हुए दिखाया जा रहा है। तो तमाम जो निजी पल कह सकते हैं, इनको निजी वीडियो कह सकते हैं, उसको इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अगर आप जारी करेंगे तो जाहिर बात है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी फजीहत भी होगी। और चंद्रशेखर आज़ाद को तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार अब लोग उनके ऊपर भी उंगलियां उठाना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये मामला मिल बैठ के अगर शांत हो सके तो बेहतर है। लेकिन रोहिणी घावरी की जिस तरह की मांग कर रहे हैं कि उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, मेरे साथ धोखेबाजी हुई है, लेकिन अब वो ये बात कहते हुए भूल जाती हैं कि वो खुद सहमति के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में रिलेशन में थी। और देखिए कोई भी रिलेशन में जब आते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी जुटानी पड़ती है। और रोहिणी घावरी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि वो कोई अनपढ़ महिला नहीं है, वो लिखी पढ़ी महिला है, डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास है, पीएचडी करे हुए हैं। तो ऐसे में उनको कम से कम ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। और अगर उनके साथ कोई धोखेबाजी हुई है तो इस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ों को उछालकर कहीं ना कहीं अपनी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों की फजीहत कराते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बात साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप तो लगाए हैं, अब ये हम फैसला नहीं करेंगे कि क्या वह आरोपी है नहीं, ये फैसला कोर्ट करेगा, पुलिस करेगी। लेकिन देखते इस मामले पर आगे क्या कुछ जानकारी हाथ लगती है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।